नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन। और आज हम न्यूज़ लाइन में बात करेंगे मोदी लहर की। जब से देश की राजनीति में इस कथित लहर की शुरुआत हुई है, तब से कई दलों का सफाया हो गया है और सुरमाओं के सोचने समझने की शक्ति समाप्त हो गई है और राजनीति के रहनुमाओं का रंग बदल गया है। हरियाणा के दिग्गजों की हार हुई, महाराष्ट्र की मिट्टी से क्षत्रप मात खा गए और एग्जिट पोल को अगर एक बार सही मान लिया जाए तो जम्मू कश्मीर और झारखंड में भी मोदी लहर का डंका बजता दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर और झारखंड में अगर किसी की असल परीक्षा थी तो वो है मोदी लहर, क्योंकि अगर यहाँ मात खा गए तो विपक्षियों के हौसले मजबूत हो जाएंगे और अगर यहाँ पास हो गए तो फिर सवाल खड़े करने वाली कोई बात नहीं होगी, ना ही कोई सवाल खड़ा करने वाला होगा। और अगर अनुमानों को देखा जाए तो मोदी लहर इस परीक्षा में भी पास होती नज़र आ रही है। भले ही जम्मू कश्मीर में ये पासिंग मार्क्स ग्रेसिंग के साथ ही क्यों ना हो, मोदी का जादू चल गया, कायम है। जम्मू कश्मीर और झारखंड के चुनावी नतीजे। क्या चलेगा पीएम नरेंद्र मोदी का जादू? बीजेपी को जीत का भरोसा। विपक्षी दिख रहे हैं पस्त। दोनों राज्यों के हालात अलग। एक बार फिर चलेगी मोदी लहर। दांव पर मोदी लहर है। चुनावी पंडितों की भविष्यवाणियां अगर सही साबित हुई तो मोदी लहर के तूफान बन जाने की खबरों पर मुहर लगेगी। झारखंड में बीजेपी को पूर्ण बहुमत और जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का विस्तार और कांग्रेस का पतन जारी रहेगा। दिल्ली में चुनाव के नतीजे दिल्ली में धरना दे रहे जनता परिवार के लिए भी ये नतीजे बेहतर संकेत नहीं देंगे, क्योंकि झारखंड के नतीजों का असर बिहार पर होगा। अगर एग्जिट पोल से उभरे संकेत यही बताते हैं कि भारत के राजनीतिक फलक पर नरेंद्र मोदी का जादू कायम है। अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भी इसकी बानगी देखने को मिली थी, मगर जम्मू कश्मीर और झारखंड के हालात थोड़े अलग हैं। यहाँ से जो भी परिणाम सामने निकल कर आएंगे उसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हरियाणा में इससे पहले कभी भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता में नहीं आई थी। महाराष्ट्र में उसकी और शिवसेना की साझा सरकार की बात 15 साल पुरानी हो चुकी थी। इस बीच एक ऐसी नई पीढ़ी सामने आई जिसके लिए बीजेपी का शासन बिल्कुल नई चीज है। इसके विपरीत 14 साल पहले बिहार से अलग होकर झारखंड के नया राज्य बनने के बाद से वहां ज्यादातर समय भाजपा ने गठबंधन सरकारों का नेतृत्व किया है, यानी वहां पार्टी को सत्ता विरोधी भावना का लाभ मिलने की उतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन मोदी लहर पर सवार बीजेपी झारखंड में बड़ी जीत की तरफ जाती दिख रही है। 2009 के विधानसभा चुनाव में 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में भाजपा को 23 सीटें मिली थी। इस बार अगर सभी एग्जिट पोल्स पर गौर करें तो उसे 37 से लेकर 61 तक सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। CICERO के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 41 से 49 सीटें, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 7 से 11 सीटें, JMM 15 से 19 सीटें, JVM कोई नहीं, अन्य को 8 से 2 सीटें मिल सकती हैं। नेल्सन के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 54, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 9, JMM 10, JVM 5 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 37 से 45 सीटें, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 3 से 7 सीटें, JMM को 15 से 23 सीटें, JVM को 4 से 8 सीटें और अन्य को 7 से 13 सीटें मिल सकती हैं। चाणक्य के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 61 सीटें मिल सकती हैं और इसमें 8 सीटें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को 4 सीटें मिल सकती हैं,
इसमें 2 सीटें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। JMM 12 सीटें मिल सकती हैं, इसमें 4 सीटें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। JVM 2 सीटें मिल सकती हैं, इसमें 2 सीटें कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। और अन्य को 2 सीटें मिल सकती हैं, इसमें 2 कम या ज्यादा भी हो सकती हैं। सी वोटर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में PDP को 32 से 38 सीटें, बीजेपी को 27 से 33 सीटें, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 सीटें, कांग्रेस को 4 से 10 सीटें और अन्य को 2 से 8 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस पर तो सभी सर्वेक्षण सहमत हैं कि बीजेपी को बाकी दलों से बहुत आगे और आराम से बहुमत हासिल करेगी। जम्मू कश्मीर की 87 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के लिए अंदाजा 16 से 33 सीटों तक लगाया गया है। 2008 के विधानसभा चुनाव में उसे महज 11 सीटें हासिल हुई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जम्मू और लद्दाख में स्थित तीनों सीटें जीती। एग्जिट पोल्स के नतीजों से साफ है कि अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी कम से कम मुख्य विपक्षी दल जरूर होगी। सबसे बड़े दल के रूप में उभरती दिख रही पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गठबंधन सरकार बनाने में सफल होगी या राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ जाएगा, ये अभी साफ नहीं है। रुझानों के मुताबिक मतदान का सीधा लाभ भाजपा को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में इस बार मतदान 66 और झारखंड में 66.03% रहा। झारखंड में विधानसभा के पिछले चुनाव में 56.96 और जम्मू कश्मीर में 61.16% रहा था। पिछले लोकसभा चुनाव में ये जाहिर हुआ कि रिकॉर्ड संख्या में मतदाता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समर्थन जताने के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचे। विधानसभा चुनावों का संकेत है कि मतदाता अभी मिले हर अवसर का उपयोग मोदी के हाथ मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। मोदी और भाजपा समझ सकते हैं कि उनसे कितनी जन आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर चुनावी सर्वों के मुताबिक परिणाम निकलकर आए, झारखंड में बीजेपी बहुमत में आई और घाटी में दूसरे नंबर की पार्टी बनकर बीजेपी उभरी, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विपनेश माथुर, चैनल 1 न्यूज। तो देखा आपने, इस वक्त भी जो सर्वे हैं, एग्जिट पोल हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि झारखंड में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती दिख रही है, जबकि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की भूमिका अहम हो सकती है अगली सरकार के गठन में। हालांकि ज़्यादातर सर्वे ने PDP को सबसे बड़ी पार्टी बताया है और दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी बनती दिखती है। तो लगता है PDP के साथ बीजेपी के गठबंधन की सरकार वहाँ पर वजूद में आ सकती है। बहरहाल चुनावी नतीजों पर तस्वीर तो कल साफ होगी, लेकिन उससे पहले अनुमानों पर और इन दोनों राज्यों की नब्ज़ पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। और इस कोशिश में हमारे साथ बहुत अहम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर राय हमारे साथ हैं, कांग्रेस के राजेश यादव हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत हमारे साथ हैं और हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे सहयोगी सुजीत ठाकुर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चंद्रशेखर जी, आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या उम्मीद है पूरी कि मोदी लहर का जादू झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, झारखंड तो आपके रुझान के हिसाब से 100% दिखाई दे रहा है कि पूर्ण बहुमत आ रहा है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। कश्मीर में हम लोगों ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई है और सरकार भी हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप देखेंगे कल 12 बजे तक चुनाव परिणाम लगभग साफ हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस बार कश्मीर में दिखाई देगा आपको। और उसके पीछे कारण है, कारण ये है कि जो पिछले 30 वर्षों से लगातार आतंक की मार झेल रहा कश्मीर विकास के तौर मुड़ना चाहता है और मोदी जी में विश्वास अपना जता रहा है। जिस तरह की रैली में भीड़ और जिस तरह का मोदी जी का वहाँ जा कर के लोगों को आश्वस्त करना, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताता है कि लोगों को में प्यार उमड़ा है और वहाँ के लोग अब देश की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। चलिए, ये तो नतीजे कल बताएंगे कि कहाँ कौन सा पलड़ा किसका भारी रहेगा। राजेश जी, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस चुनाव से? बड़ी कांग्रेस का तो बहुत स्टेक रहा जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन जो सर्वे बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, वो सफाया बता रहे हैं दोनों तरफ, झारखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी। कांग्रेस अभी मोदी लहर को
के सामने टिकती नज़र नहीं आ रही है कहीं। हाँ, ये बात ठीक है जो सर्वे ने दिखाया है। सर्वे के अनुसार कोई हमें 2 सीट दे रहा है, कोई सर्वे हमें 2 से 6 दे रहा है, कोई 2 से 8 दे रहा है, लेकिन ये सर्वे से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, हमारा ऐसा अपना अनुमान है हमारा। दूसरा ये है कि मोदी जी की लहर की बात कर रहे हैं, जो झूठ की दीवार होती है तो जल्दी खड़ी तो हो जाएगी, लेकिन जल्दी ढहती भी जल्दी तो खड़ी नहीं हुई है, 13 साल तो मुख्यमंत्री रहे वो वहाँ पर गुजरात में। ना। 13 साल वहाँ मुख्यमंत्री रहे, धीरे धीरे खड़ी हुई है ना। धीरे धीरे नहीं, जो अभी जिस तरह से इन्होंने जो इनके जो चुनावी वायदे थे जैसे उन्होंने करे, अब धीरे धीरे क्या है 6 महीने में अब धर्मांतरण की कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं जो चुनावी अभी हम अपनी बहस को भटकाएंगे नहीं, अभी हम सिर्फ जम्मू कश्मीर और ना वहीं जा रहे हैं, पॉइंट वहीं है। आप बाद में सुनिए, मैं उधर नहीं ले जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इनने जो विकास पर वोट मांगे थे, और धर्मांतरण की बात मैं इसलिए वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब पार्लियामेंट इतने दिन से काम नहीं चल रहा है वहाँ, जब विकास पे आपने वोट मांगे और इतने ये कह रहे हैं विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है, तो इनको 5 मिनट के समझाने में विपक्ष को इतना जो समय गया है, कीमती समय देश का गया है सारा का, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। अभी तक नहीं आ रहा था। अभी तक जो उन्होंने मीठी मीठी बातें करी कि बैंकों में ये पैसा ले आएंगे, हमें वोट दो, बैंकों में आपके 15 लाख 10 से 15 लाख रुपए आ जाएंगे, ये सारी बातें करी हैं ना, तो लोगों में धीरे धीरे जब ये नहीं होंगी सारे, जब जो इनका चुनावी वायदे हैं पूरे जब नहीं होंगे। झारखंड और जम्मू कश्मीर में क्या होगा आपकी पार्टी का, ये बताइए ना। हमारी पार्टी का जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वही है ना, उससे ज़्यादा आएंगी। कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा आएंगी? जितनी भी आए अभी हमने उसमें अभी अब हम सर्वे तो करते नहीं हैं, तो जितने आएंगे इनसे ज़्यादा आएंगे, इतना। पीयूष जी, किस तरह से आप देखते हैं जो सर्वे जो एग्जिट पोल्स बता रहे हैं उसके हिसाब से झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों जगह कमल खिल रहा है पूरी तरह? देखिए, झारखंड में तो जो भी एग्जिट पोल आए हैं उसमें हम प्लस माइनस अगर कर भी दें, माइनस भी अगर हम कर दें, तो भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इशारा यही है कि वहाँ पे झारखंड में तो कमल खिल रहा है निश्चित रूप से। और वहाँ पे जिस तरह का प्रचार किया भाजपा ने, और जहाँ वहाँ की जो स्थिति थी, लोग असंतुष्ट थे काफ़ी वहाँ की सरकारों से, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप 12 साल में 9 मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ पे, 3 साल जो है वो राष्ट्रपति शासन रहा है वहाँ पे, तो इस तरह से लगातार लोग असंतुष्ट रहे हैं वहाँ पे। तो निश्चित रूप से एक वहाँ पे तो फूल खिल रहा है, ये आसार इसके दिख रहे हैं साफ साफ। कश्मीर में जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे फूल पूरी तरह से नहीं खिल रहा है, लेकिन हाँ पहले जो पिछले चुनाव में जो है अध खिला हुआ फूल था, वो थोड़ा सा उसकी पंखुड़ियाँ और खिलने जा रही हैं, ये दिख ये नज़र आ रहा है वहाँ पे। क्योंकि देखिए ये वहाँ पे एक पोलराइजेशन हुआ है निश्चित रूप से वहाँ पे। जम्मू का इलाका जो है वहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ की लगभग सारी सीटें जो है 20 जो सीटें हैं इनको मिलने जा रही हैं, और घाटी में जो है थोड़ा मुश्किल दिख रही है वहाँ। तो अगर ऐसा होता है जो कि आपने कहा कि भाई जम्मू में मिल रही हैं, घाटी में नहीं मिल रही हैं, तो फिर स्वीकार्यता कहाँ है मोदी जी की? जो एक सबका साथ सबका विकास की बात थी, तो सीधे सीधे ध्रुवीकरण पे मामला आगे अटक गया है। ध्रुवीकरण देखिए, तो फिर ये सबका साथ सबका विकास का जो नारा है झूठा है। नारा तो लोकसभा के चुनाव के समय दिया था, बिल्कुल बिल्कुल लगातार वो झूठा दिख रहा है। अभी भी आप देखिए जिस तरह से, मैं भटकूंगा नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार एक जो है पैरेलल स्तर पे जो है लगातार एक जो है हिंदुत्व का एजेंडा इन्होंने धीरे धीरे खोल रहे हैं ये, और मोदी उस पर मौन बने हुए हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद पहले था, धर्मांतरण, घर वापसी, ये तमाम साथ साथ चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आप समुदाय विशेष को जो है, आप जो है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको अपने साथ लेना नहीं चाहते हो आप। सबका साथ सबका विकास की इन्होंने बात कही थी लोकसभा के समय में, चुनाव उनको चाहिए था, वोट चाहिए था, वोट लोगों ने खुल के दिया इनको। लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये एक समुदाय विशेष के प्रति जो है, जो बहुसंख्यक समुदाय है, उसकी तरफ जो है ये पार्टी जो है लगातार बढ़ती चली आ रही है। उनका अपना चुनाव के दौरान मोदी जी ने कहा था कि साहब देश संविधान से चलता है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि साहब वो संघ परिवार की मर्जी चलाना चाहते हैं, या संघ परिवार की मर्जी ज़्यादा चल रही है, वो दूसरी चीज़ें हावी हो गई हैं? नहीं, देखिए वो मुझे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, कुछ टसल चल रही है, आपस में टसल चल रही है। ये नरेंद्र मोदी के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकास के मुद्दे की बात कह के आए थे और उसको आगे ले जाना चाहते हैं, वर्सेस जो है संघ परिवार ये सोच रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को अच्छा, ये जो पूरा माहौल बना धर्मांतरण के बाद, लव जिहाद के बाद, जो जम्मू कश्मीर और झारखंड में जो चुनाव हुए, क्या इन मुद्दों का इन दोनों राज्यों के चुनाव पर कोई असर पड़ा है? पॉजिटिव मतलब बीजेपी की तरफ पॉजिटिव या बीजेपी के खिलाफ नेगेटिव? झारखंड में तो नहीं पड़ा है, लेकिन हाँ जहाँ पे पड़ सकता था कश्मीर में, वहाँ मुझे लगता है
कुछ ना कुछ जरूर पड़ा है। जिस तरह से आप देखिए घाटी में लोग कम संख्या में भी आए हैं, बाद के शुरू के दो दौर में तो ज़्यादा संख्या में आए, लेकिन धीरे धीरे जहाँ वो ये बात सामने आने लगी, धीरे धीरे ये इनका बढ़ता गया। इस तरह का जो चाहे उनके सांसद हों भाजपा के, या जो है कि आरएसएस वाले लोग हों, जिस तरह के वक्तव्य देते रहे, इस तरह की बातें करते रहे, तो उसके बाद आप देखिए कि चौथे पाँचवें दौर में लगातार जो है वहाँ पे जो घाटी में वोट प्रतिशत कम रहा है, लेकिन जम्मू में वोट प्रतिशत बढ़ा है। इस झारखंड में मुद्दे दूसरे थे, वहाँ पे इनका धर्म वाला जो मुद्दा था, धर्मांतरण वाला मुद्दा, उस तरह से मतलब वहाँ पे वो संप्रेषित नहीं हुआ है, और लोगों ने एक बदलाव के लिए, विकास के लिए वहाँ पे वोट दिया है। तो झारखंड में स्थिति दूसरी थी। लेकिन हाँ, कश्मीर के मसले में अगर हम देखें, लगातार जो 5 दौर के वोट हुए हैं उसमें किस तरह से लगातार घटा है, तो कहीं ना कहीं ये है कि एक ये और बढ़ा है, आखिरी दौर में बढ़ा है, वहाँ पे भी बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है जो खबरें आ रही हैं कि वो एज ए रिएक्शन बढ़ा है कि हाँ कहीं ना कहीं भाजपा को रोकना है। जी पीयूष जी, जो बात आपने कही, कहीं ना कहीं हुआ कि बीजेपी को रोकना है। अभी हमारे संवाददाता तजम्मुल जुड़ गए हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। तजम्मुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 में। क्या बता पाएंगे कि जो कल काउंटिंग होने वाली है, जो वोट हुए 5 चरणों में, रुझान किस तरफ ज्यादा दिख रहा है? देखिए, रुझान लेकिन जो तासुर में मैदान पे लगा वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है जी। घाटी में। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जो सरकार 6 साल चला, तो यूपीए के इलेक्शन में बीजेपी के हार के बाद सारा नक्शा जो है वो कश्मीर में तब्दील हो गया, जिसके बाद घाटी में जो रुझान हमें मिल रहे हैं उसमें अगर अंदाजा लगाया जाए तो यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी मुफ्ती सईद की अगुवाई में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। ये वो पार्टी है जो यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के मानी जाती है। साल 2002 में इस पार्टी के आंकड़े जो थे 15 सीटें थी विधानसभा में, साल 2008 में 21 पर पहुंच गई, और अब उम्मीद की जाती है कि 2014 के जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद की अगुवाई में बनी इस पार्टी ने मिड 30 तक ये पहुंच सकता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए जो आंकड़े इस वक्त अगरचे गैर सरकारी और गैर हतमी है, लेकिन जो इस वक्त तासुर मैदान पर दिख रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो था वो सारा सरकार के खिलाफ था। तजम्मुल एक चीज जानना चाहेंगे आपसे। इस बार बीजेपी ने बहुत जोर शोर से कहा था कि साहब घाटी, इस बार बीजेपी ने मिशन 44 घाटी के लिए बनाया था और उस मिशन को पूरा करने में पूरी ताकत लगाई। कहा कि इस बार हम जम्मू कश्मीर में भी भगवा फहराएंगे, यानी कि पूरा कमल खिलाएंगे। तो क्या घाटी में बीजेपी का इस बार खाता खुलता दिख रहा है? बीजेपी की स्वीकार्यता घाटी के अंदर बढ़ी है क्या? घाटी में बीजेपी का जो सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट रहा है पंडित माइग्रेंट का जो वोट है, जो कश्मीर में मिड 90s के मिलिटेंसी के बाद जो इन्होंने वहां से माइग्रेशन करके जम्मू या मुल्क के दूसरे स्टेट्स में रहना पसंद किया, और उनके वोट जो थे, जितने वोट शुमार किए जाते, जैसे मैं आपको हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर का या सोपोर का बताऊं, अमीरा कदल का बताऊं, यहाँ पर 12 से 13 हजार माइग्रेंट वोट था हबा कदल में, लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे उनकी तादाद 5000 के आसपास ही था, जिससे अगर इन वोटों को बांटने में बैठेंगे तो बीजेपी को अगर ज्यादा से ज्यादा वोट भी मिलता है वो 2000 के आसपास ही होगा, क्योंकि लोकल माइग्रेंट्स जो यहाँ के हैं उन्हें जरूर मोदी साहब के उन बातों पर यकीन होगा कि उनके मसाइल और इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ लोकल लीडर्स का ग्रिप इतना आसान भी नहीं होता कि आसानी से ये 2-4 हजार वोट जो है। तजम्मुल, जो नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली मनाई थी वहां पर घाटी के लोगों के बीच, और बड़ा प्रचार किया था इसका कि साहब वो अपना त्यौहार जो है वो घाटी के लोगों के बीच, जो जिनके घर बाढ़ से तबाह हो गए उनके बीच मनाने जा रहे हैं, और एक गुडविल जेस्चर था। लेकिन उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण शुरू हुआ और उसकी पूरे देश में इस पर एक डिबेट हुई, क्या उसका असर पड़ा? क्या मुसलमानों के बीच बीजेपी या नरेंद्र मोदी कोई जगह बनाने में कामयाब रहे इस चुनाव के अंदर? ऐसा कुछ लगता है? देखिए यूसुफ साहब, ये जो बाढ़ पीड़ितों के बीच में आप कोई त्योहार मना रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर जब आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ गए थे? सरकारी गेस्ट हाउस में कयाम किया, फौज के साथ वक्त गुजारा, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास गए, लेकिन बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं वो टेंटू में ठहरे थे। ट्विटर पे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं बाढ़ पीड़ित जो अपने भाई बंधु हैं उनके साथ जाऊंगा बनाने के लिए। तो क्या सब वो दिखावा था? दिखावे की नहीं, एक बड़े कदावर लीडर की, मुल्क के बड़े सियासतदान की, प्रधानमंत्री और बाकी जब यहाँ पहुंचे हों और बाढ़ पीड़ितों के साथ कुछ वक्त गुजारा हो, भले ही वो डायरेक्ट बाढ़ पीड़ित थे या ना थे, लेकिन जो एक चीज था कि
डायरेक्ट टंटू में जाते, लाल चौक में दौरा करते, राजबाग इलाके में देखते कि लोग किस तरह परेशानियों में है। उसके बरक्स उन्होंने फौज के पास बहुत ज्यादा वक्त गुजारा, लाइन ऑफ कंट्रोल गए। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये कुल मिलाकर अगर वो जाते भी, मुझे लगता है कि कश्मीर में बीजेपी का उतना स्ट्रांग अभी बेस कैंप नहीं बना है जिसे प्रधानमंत्री के एक दौरे से वोट जो था हासिल किया जाता। अगर वोट ऐसे हासिल होता। एक सवाल, जो प्रधानमंत्री का एक कोर नारा है, कोर स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, क्या जम्मू कश्मीर में जो वोटिंग पैटर्न रहा है, क्या ये नारा वहाँ काम करता हुआ दिख रहा है? सबका साथ मिल रहा है बीजेपी को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, या नहीं मिल रहा? सबका साथ सबका विकास। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपको इस साहब आप खुद इस बारे में बहुत ज्यादा लिखते हैं, बहुत ज्यादा आपका गहरा सोच इस पे है, आप जम्मू कश्मीर को बखूबी जानते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज पर इलेक्शन लड़े जा सकते हैं। विकास, डेवलपमेंट जो है वो जम्मू का टेस्ट है। कश्मीर घाटी में जरूर इस चीज का मिजाज है, विकास का, डेवलपमेंट का। लेकिन इलेक्शन जीतने की तैयारी की, लेकिन जीतना और इसको कंप्लीट करना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा वोटर होगा कि जो इन सारी चीजों को लेकर एक दिन में फैसला करेगा बीजेपी के लिए। क्योंकि कश्मीर में आपको यूसुफ साहब थोड़ा सा टाइम दे दीजिए आप, कश्मीर में नरेंद्र मोदी के इस नारे के बीचों बीच शेख खानदान ने काफी, कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ कभी शेख इंद्र एक्वाड के साथ दिया, कभी उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी एक्वाड के नाम के साथ दिया। मुफ्ती अहमद सईद ने 3 ही साल काम किया, उसके 2.5 साल कांग्रेस ने हुकूमत करी। लेकिन इतना वक्त गुजारने के बाद एक दिन में एक घाटी से, एक स्टेट से अगर आप इलेक्शन जीतने की उम्मीद करते हैं, मिशन 44 का इसका नाम देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अबस होगा, झूठ होगा, गलत होगा। क्योंकि जम्मू प्रोविंस का टोपोग्राफी, यहाँ के लोगों का टेस्ट और मिजाज वो कश्मीर के लोगों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जम्मू में जरूर विकास, क्या यहाँ की सरकारें जो पहली थी, क्या उन्होंने अभी तक विकास नहीं किया था? क्या उन लोगों के विकास में इतना कमी था कि वो लोग जो है नरेंद्र मोदी को आपकी बार मैंडेट दे पाएंगे? लेकिन कुछ भी हो, घाटी में खाता खुलना मुश्किल होगा। लेकिन जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही बेहतरीन, शानदार और एग्रेसिव डेब्यू हुआ। जी तजम्मुल, आप थोड़ी देर हमारे साथ लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ स्टूडियो में कई गेस्ट मौजूद हैं, कोई हो सकता है कोई सवाल पूछना चाहे। चंद्रशेखर जी, अभी कहा तजम्मुल ने, हमारे नुमाइंदे हैं जम्मू कश्मीर में और बहुत पैनी नज़र रखते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर, कहा कि जम्मू घाटी में नहीं खुल रहा है खाता, तो क्या माना जाए कि साहब मोदी फैक्टर घाटी में काम नहीं कर रहा है? घूम फिर के बात वहीं फिर आ जाती है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये पहली बार ऐसा है जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव मजबूती से लड़ रही है। पहले अगर आप देखें घाटी में तो कार्यकर्ता ढूंढना बहुत मुश्किल काम था। आज हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का झंडे के संग एक कार्यकर्ता मौजूद था। पहली बात मैं ये बात कहना चाहूँगा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में जो मोदी जी वहाँ पर रहे हैं या उन्होंने अपनी बातें कही हैं, वो जो बात आपके पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि एक दिन में जाके चीज़ें कहेंगे, वो एक दिन में नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का व्यक्ति खुद देख रहा है कि वो दिल्ली को देख रहा है, दिल्ली के विकास की बात कर रहा है, भारत के संग जुड़ने की बात कर रहा है। जो 30 वर्षों से वहां आतंकवाद, घाटी का आदमी कहाँ जुड़ने की मैं बात आपसे कर बोल रहा हूँ ना, बता रहा हूँ इस बात को, यही तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि पीछे 60 वर्षों से जो कांग्रेस या मिलकर के जिन लोगों ने सरकारें बनाई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको इतना अलग रखा है पूरे हिंदुस्तान के साथ, उनकी प्रगति के साथ। आप कह लें विकास की जो बातें कहते हैं, आप विकास जिनकी बातें कर रहे हैं, अगर सड़क 4 बन गई हैं या 2 कॉलेज बन गए हैं, ये विकास है, तो वो भी विकास की बात करा जाए कि वहां से इतनी मात्रा में लोग निकल करके हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में गए, वो विकास का हिस्सा नहीं है। आतंकवाद चरम सीमा पे पहुंचा है, वो विकास का मुद्दा नहीं है। तो लोग कहीं ना कहीं ऊब गए हैं इन चीजों से। एक संक्षिप्त बार-बार मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विकास की बात ये कह रहा हूं कि देश की मुख्य धारा में कश्मीर का व्यक्ति आना चाहता है। संक्षिप्त टिप्पणी लूंगा अपने राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा से। मनोज जी, संक्षेप में एक टिप्पणी कीजिए। जो तजम्मुल ने बताया, जो चंद्रशेखर राय क्लेम कर रहे हैं, इनके बीच कहीं कोई कहाँ बात टिकती है? नहीं, तजम्मुल साहब ने जो बात कही है उससे मैं काफ़ी तक सहमत हूँ कि घाटी में बीजेपी को उतना लाभ नहीं होगा जिसकी बीजेपी उम्मीद कर रही थी। शायद उसका एहसास उनको भी था, इसलिए पूरा जोर पार्टी ने जम्मू में लगाया। जहाँ तक चंद्रशेखर जी जो बात कह रहे हैं, वो एक पार्टी के नेता हैं बीजेपी के, उनको कहना भी ये चीज़ चाहिए। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, उसमें कहीं पीडीपी को फायदा होगा, कहीं बीजेपी को होगा, और एनसीपी और कांग्रेस दोनों का सफाया जम्मू कश्मीर से होगा। चलिए,
तजम्मुल, आपका इस अहम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ लंबे वक्त तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं और इस मोदी लहर पर हो रही दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और दोनों राज्यों के राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज़ लाइन में, जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं मोदी लहर की। मोदी लहर जो लोकसभा चुनाव से शुरू हुई और कई राज्यों में फैल चुकी है, उसकी परीक्षा होनी है झारखंड और जम्मू कश्मीर में। नतीजे कल आएंगे और आज हम दोनों राज्यों की नब्ज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों राज्यों में आखिर क्या नतीजे आ सकते हैं और एग्ज़िट पोल जो आए हैं उससे वो नतीजे किस तरह डिफर हो सकते हैं, किन किन कारणों का और किन कारकों का चुनाव पर असर पड़ा है। और स्टूडियो में हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। मनोज वर्मा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो बात अभी ब्रेक पर जाने से पहले चल रही थी कि जो अभी तजम्मुल ने भी कहा कि साहब सबका साथ और सबका विकास जैसा नारा कम से कम जम्मू कश्मीर में चरितार्थ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या बीजेपी को इस बारे में सोचना होगा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना होगा कि उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं और फ़र्क हो रहा है तो किन वजहों से हो रहा है, उस पर कोई कंट्रोल उनका नहीं है? नहीं, ये एक बात कही जा सकती है, जिस तरह के मुद्दे हाल फिलहाल उठे हैं, चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हों, उसमें ये बात कही जा सकती है। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की राजनीति का सवाल है, घाटी और जम्मू दोनों शुरू से ही बटे हुए हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी को भी पिछले अगर हम 2 दशकों में देखें तो पूर्ण वहाँ पर बहुमत नहीं मिला है। जम्मू में कुछ सीटें लेते थे, घाटी से सफाया हो जाता, तो केवल सवाल बीजेपी का नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि इस बार अगर मुख्य मुकाबला पीडीपी और बीजेपी के बीच, सवाल बीजेपी का नहीं, कांग्रेस से तुलना नहीं करना, क्योंकि ये नारा पहली बार आया सबका साथ सबका विकास। पूरे चुनाव में नरेंद्र मोदी ने लोकसभा के चुनाव में कोई कम्युनल बात नहीं की, अभी भी नहीं की उन्होंने। लेकिन उनके जो दूसरी बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है संघ परिवार से जुड़े हुए, उन्होंने इतना जो माहौल बना दिया है, उस माहौल को कंट्रोल करना प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। लव जिहाद के मामले पर प्रधानमंत्री मौन रहे और धर्मांतरण के मसले पर 15-20 दिन से बहस चल रही है करीब, वो खामोश हैं। जबकि वो मनमोहन सिंह को बोला जाता था मनमोहन सिंह, अब ये मोदी क्यों मनमोहन हो रहे हैं? देखिए, सरकार की तो सरकार के अपने एजेंडे होते हैं और जिन संगठनों की आप बात कर रहे हैं उनके अपने एजेंडे हैं, वो अपने ढंग से काम करते हैं। सवाल ये कि वो उनका जो एक नारा है सबका साथ सबका विकास, हम सरकार तो नहीं कह, सरकार ने आज भी कहा संसद में कि हम धर्मांतरण के खिलाफ हैं, जबरन धर्मांतरण नहीं होना चाहिए, सरकार चाहती है कड़ा कानून धर्मांतरण पर बने। कहाँ कहा? सरकार का अपना काम है, संगठन का अपना काम है। कहनी और करनी में तो फर्क है ना। नहीं, ये तो जनता तय करेगी ना, ये जनता तय करेगी कि अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो जनता जवाब देगी। भाई सीटें तो बढ़ लेंगे ना लगातार। जनता को तो उन्होंने मीठी मीठी बात करके, ठीक है ना, पहले बोले सबका विकास और धीरे धीरे अब उनको लगा के लोगों को चक्कर में मत पड़ो ना, सबका विकास की बात करी ना सबका उन्होंने। उसके बाद उनको जैसे जैसे लगा कि अब विकास तो हो नहीं रहा है तो इसमें हिंदू मुस्लिम के फूट डलवाओ। राजेश जी, एक बीजेपी नेता जुगल किशोर हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, हम उनसे एक बात कर लेते हैं। जुगल किशोर जी, चैनल 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जुगल किशोर जी, आवाज मिल रही है मेरी आपको? लगता है संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है। पीयूष जी, जो भी बात कही हमारे सहयोगी ने, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं कि साहब सरकार अलग है, संगठन अलग है और पूर्ण प्रतिबंध की जो बात हो रही है, ये तो इस पर तो पहले बहुत बहस हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर डायरेक्शन दे चुका है 1977 में। और राज्यों का मामला है तो सेंटर कैसे फेडरल सिस्टम के अंदर कोई कानून सबको सारे राज्यों में थोप सकता है? नहीं, बहुत से ऐसे कानून है जो सभी राज्यों में लागू होते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये जो धर्मांतरण का मसला है ये गृह के अंदर आता है और गृह राज्य का मामला है। ये मतलब एक बेवजह के मुद्दों को उठाया जा रहा है, मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए। क्या है ये दोनों तरफ से ही हो रहा है। आज सरकार ने स्पष्ट कहा राज्यों का मुद्दा है, राज्य देखें इसको अपने इस पे। नहीं, लेकिन सवाल ये कि कर कौन रहा है? जिस संगठन की के एक विंग जो है, एक जो पॉलिटिकल विंग है, उसकी सरकार केंद्र में है,
उसी संगठन का जो दूसरा विंग है वो इस तरह की बातें कर रहा है लगातार, और बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहा है और एक्शन लेवल पे कर रहा है। एक दिन खबर आती है कि नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत से साफ साफ कहा है, धमकी दी है कि भाई अगर आपको ये सब करना है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। तो एक अच्छी इमेज बनती है कि भाई प्रधानमंत्री सबसे नाखुश हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, अगले दिन मोहन भागवत जी का खुद बयान आता है कि भाई हम तो करेंगे, जो भूरे भटके इधर उधर चले गए उन्हें वापस लाएंगे। और उसके अगले दिन अशोक सिंघल जी का बयान आता है कि पूरी दुनिया में हम दिल जीतने निकले हैं, धर्मांतरण करने नहीं निकले हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? ये नहीं, देखिए वो सारा पूरा एक कुनबा एक ही है। तो जहां तक अभी मनोज जी कह रहे थे वो ठीक है, सरकार अपनी जगह है, संगठन है, लेकिन अगर एक ही छत्र छाया में पल रहे हैं वो सब, तो निश्चित रूप से ये सरकार के जो जैसे कि आप कह रहे थे कि मतलब विकास के, निश्चित रूप से मोदी जी जो आए थे एक इसी में लोगों ने उनको वोट दिया कि सबका विकास सबके साथ, ये कम्युनिकेट उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से किया था। लेकिन आज वही देखा जा रहा है कि वो उनके सहयोगी, जो पार्टी के जो सहयोगी और साथी हैं, वो लोग लगातार जो है टारगेट कर रहे हैं एक समुदाय विशेष को। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, और देखिए इसका माहौल भी बिगड़ रहा है। कहीं ना कहीं मोदी जी की छवि जो एक बहुत अच्छी छवि थी, लगातार लग रही है कि संसद में वो जो है कि वो जब इंटरवीन करने के लिए बोला जाए, सारी पार्टियां मान रही हैं तो वो बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। उसको बना देता कि ये गृहमंत्री का मसला है तो ये गृहमंत्री बोलेंगे। भाई आपको ये निगेट करने में क्यों इतना संकोच हो रहा है? आप साफ साफ कह दीजिए, ठीक है, जवाब दे दीजिए, नहीं मैं इसके पक्ष में नहीं हूं और ये गलत चीज हो रही है। कहीं ना कहीं जो है उनकी भी, मुझे ऐसा लगता है, एक संदेश जा रहा है, भले ही गलत संदेश जा रहा हो, कि कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति है इसमें, और वो चाहते हैं कि एक समानांतर रूप में ये भी एजेंडा चलता रहे। पीयूष जी जो कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री साफ साफ क्यों नहीं कह देते सब मसलों को? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस मुद्दे पे हम लोग चर्चा करने के लिए आए थे उस मूल मुद्दे से हम लोग भटक करके नए मुद्दे में आए, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री या सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार बैठी है। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि विकास के मुद्दे को भटका करके हम बात कहें। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या भारत सरकार के किसी व्यक्ति ने यह बात कही? क्या मोदी जी के माध्यम से बात आई, या भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन, जिसकी मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, हर पार्टी के अंदर, हर संगठन के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति से ये बातें निकलती हैं। मैं पूरी बात कर रहा हूं, मैं पूरी बात कर रहा हूं। राजीव रंजन ज्योति का बीजेपी के मंत्री नहीं है, मोदी सरकार के मंत्री नहीं है, गृह राज्य में मोदी सरकार के मंत्री नहीं है। देखिए अंसारी साहब, स्वामी मैं समझता हूं, साक्षी महाराज का बीजेपी के सांसद बातें कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे पंत साहब तो कैसे? आप जब बोलते हैं मैं शांत रहता हूं ना, मैं पूरी बात कह लूं, मैं पूरी बात कह लूं। मुद्दों की बातें आप कर रहे हैं। आपने धर्मांतरण की बात करी, क्या साध्वी रंजन ने धर्मांतरण की बात करी थी? योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस मुद्दे पर उनका बयान आया, प्रधानमंत्री का बाकायदा बयान आया है। आप धर्मांतरण के जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, मैं इसको एक और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दर परिवर्तन करेंगे, या जिस संगठन ने भी कहा कि हम दर परिवर्तन के पक्ष में हैं? मैं एक बात कहता हूं कि चलिए ठीक है, मोहन भागवत जी ने कहा कि घर वापसी होनी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के अंदर कौन ऐसा व्यक्ति है, अगर वो ये कह रहा है कि भाई ये व्यक्ति किसी दबाव में चला गया है और बिना दबाव के अगर वापस आना चाहता है तो इसमें बुराई क्या? मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये बुरा है? क्या मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए इसका जवाब। अगर आज आप कैसे तय करेंगे कि जवाब में क्या है? अरे भाई इसके लिए कानून बनने की बात हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है, नहीं आपने पार्लियामेंट में चर्चा होने की बात हो रही है। वो क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी तक ने टिप्पणी की थी आजादी से पहले, ईसाई मशीनरी जिस तरह से धर्म परिवर्तन देश में कराती है वो एक बड़ा मुद्दा है। आदिवासी को जिस तरह प्रलोभन देकर करा जाता, बड़ा मुद्दा है वो। मैं दो उदाहरण, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं दो उदाहरण देता हूं। आप महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी के बड़े बेटा हीरा लाल जी ने जाकर के मुस्लिम समुदाय में अपना धर्मांतरण किया और महात्मा गांधी के दबाव में वो वापस आकर हिंदू बने, तो क्या घर वापसी नहीं हुई? इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की जो शादी हुई वो मुस्लिम समुदाय के मामून की बेगम बन के बनी, और वो धर्मांतरण में फिर गांधी जी के दबाव में आकर फिरोज गांधी का नाम फिरोज गांधी बना। क्या वो घर वापसी नहीं हुई? हम लोगों ने इस पर चर्चा नहीं करी। हाँ, उनको घर लौटा के क्या दे देंगे? नहीं, कौन क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ, इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये जो है सामाजिक माहौल बिगाड़ने के लिए ये घर वापसी, ये विषय नहीं है चर्चा का। मीडिया हाइप करके इसको बढ़ा रही है, ये चर्चा का विषय नहीं है। हम राजेश जी से एक सवाल लेंगे, फिर इस मुद्दे को पलट के फिर सीधे से झारखंड के मुद्दे पर हम आएंगे। क्यों राजेश चंद्रशेखर जी कह रहे हैं बीजेपी का कोई नेता नहीं बोला, ना प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ना बीजेपी कह रही है, फिर क्यों आप लोगों को दर्द होता है? और अगर पूर्ण प्रतिबंध की बात करें सरकार तो क्यों नहीं मान लेते आप लोग? नेता बोले, मिनिस्टर बोले, अब इनको याद नहीं है तो कैसे हम? धर्मांतरण के मुद्दे पे जिस व्यक्ति ने क्या दुनिया जानती है कि संघ चलाता है सरकार को,
और संघ को प्रधानमंत्री नाराज नहीं कर सकते। और ना 2 मिनट का 5 मिनट का भाषण ये आप बता दें हमारा ये है। और ये विकास के जो मुद्दे को भटका के वोट तो मांगते हैं विकास पे कि विकास करेंगे हम और वोट दो, और लोगों ने दिया भी, और उसके बाद विकास तो करते नहीं और ये दूसरी तरफ ले जाते हैं कहीं धर्म परिवर्तन पे। तो अब जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं कि साहब झारखंड में पूरी बहुमत से सरकार बनने जा रही है, तो लोगों ने वोट दिया होगा तभी बनने जा रही है। आपको क्यों नहीं लोगों ने वोट दिया? क्यों अभी भी अगर ये सारी बातें आ रही है कि साहब बीजेपी के नेता इतने खराब हैं, आरएसएस से निर्देश लेते हैं, आरएसएस के जाके मत्था टेकते हैं प्रधानमंत्री और आरएसएस से सब कुछ चला रहा है, तो ये बात होने के बावजूद झारखंड में क्यों आपकी पार्टी को इक्का दुक्का सीटें मिल रही है और बीजेपी को पूर्ण बहुमत क्यों मिल रहा है? ठीक बात है। इसका मतलब वहाँ की जनता बीजेपी को मान रही है? नहीं, बीजेपी को जो इन्होंने अपने चुनावी वादे करे, चुनावी वादों में जब किसी भी चैनल पर बैठते हैं कहीं भी बात कहते हैं, मैंने कि जो चुनावी वादा एक पूरा करा हो तो बता दो। तो आप लोग पत्रकार लोग भी कहते हैं कि अभी कितने समय हुआ है, इनको 6 महीने हुए हैं आए अभी, इसलिए इनका मतलब जो लोगों में पब्लिक में पता नहीं है। अभी धीरे धीरे जैसे ही पता होगा वैसे ही ये गायब होना शुरू होगा। नेता हमारे साथ जुड़े हैं पीडीपी के, अभी राजे ये बात करते हैं, शाहिद मसूद बुखारी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बुखारी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 1 में। जी नमस्कार, और व्यूअर्स को भी अपनी तरफ से सलाम पेश करूंगा। जी, तो किस तरह की तैयारियां हैं आपकी पार्टी एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है, लेकिन सत्ता की दहलीज से दूर है कुछ कदम, तो वो कदम किसके साथ मिलकर पूरा करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने मतदाताओं का, जिन्होंने भारी मात्रा में घर से निकल के एक पॉजिटिव थॉट को वोट किया। और उसके बाद जो एग्जिट पोल की बात आती है, ये तो पहले से ही जब मेरी पिछली मर्तबा आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि लोग एक चेंज चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। कश्मीर में फ्लड्स आए, रिहैबिलिटेशन की बात आई, ऐसी चीजों को लेकर के लोगों ने वोट किया है। और इस वोट ने जो हमें एतमाद बख्शा है, इसको देख के ही पार्टी लीडरशिप जो है वो ये डिसाइड करेगी कि हमें आगे जो कल नताइज आएंगे उसके बाद किस तरीके से आगे जाना चाहिए। जी, किस तरह से आगे जाना चाहिए बात तो सही, लेकिन आप कुछ ये बता पाएंगे कि किन फैक्टर ने काम किया? एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के अलावा और कौन कौन से फैक्टर थे जिनकी वजह से आपको बढ़त मिली है? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि J&K स्टेट के अंदर जो भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा था मिशन 44 का, जी आपने खुद देख लिया होगा कि जब जम्मू रीजन में वोट हुआ तो उस मात्रा में वो लोग नहीं निकले। या कश्मीर के अंदर जो हमने पॉलिसी बनाई थी कि हम कश्मीरी पंडितों से वोट लेंगे और इस तरह से बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीडीपी को एक अपनी जमात समझ करके कश्मीरी पंडितों ने और जो भाईचारे का जो सबूत दिया है, जम्मू के अंदर भी लोगों ने एक पॉजिटिव अप्रोच को वोट दिया है। उससे ये साफ साबित हो गया है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो अवाम के मसाइल को हल करने के लिए ईमानदारी से काम करेगी। और जो 6 साल का उन्होंने हमें शासन देने का एक मैंडेट दिया है, इसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी ईमानदारी के साथ अवाम तक पहुंचाया जाए। बुखारी साहब एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। जो आपने कहा कि साहब बीजेपी को ने जो पॉलिसी बनाई थी या जो एक रणनीति बनाई थी, एक टारगेट रखा था 44 मिशन का, वो क्यों नहीं परवान चढ़ पाया? क्या वजह उसकी रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं, जम्मू कश्मीर के अवाम को शायद अभी तक दिल्ली में बैठे नेता नहीं समझ पाए हैं। धारा 370 की जब बात आती है तो ये जम्मू का भी उतना ही डिफेंड करता है जितना ही कश्मीर का करता है, ठीक है। और उसके बाद इस स्टेट के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो सांझी हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, वो डेवलपमेंटल फ्रंट हो, वो कोई भी मामला हो। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा ही एक दूसरे को भाई समझ के इस रियासत को चलाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक टूरिज्म स्टेट है और ये लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि किसी एक सिंगल थॉट को लेकर ये कोई कंट्रोवर्सी के अंदर जाएं। यही वजह है कि भाजपा की जो एक पॉलिसी थी वो यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो। जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास का, जम्मू कश्मीर में वो नारा टूटता हुआ नजर आता है? देखिए, एक चीज है, आप ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि सबका विकास और सबके साथ की बात की है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये देश एक है, देश की जनता एक जैसी है, तो विकास के मामले में जम्मू कश्मीर को दूसरी नजर से क्यों देखा जाए?
वो जम्मू कश्मीर में अगर फ्लड आ गया, अगर हम इसको नेशनल कैलेमिटी नहीं करार दे पाए या मरकज के अंदर स्टेट गवर्नमेंट को ये लोग ये चीज नहीं दे पाए, लेकिन अब इसकी भरपाई कैसे होगी? ये तभी होगी जब प्रधानमंत्री जी का ये वादा, ये नारा जमीन पर कहीं पर इंप्लीमेंट होगा। जी जी बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी, जो अभी बात बुखारी साहब ने कही कि साहब वो नारा वहाँ नहीं चलता नजर आ रहा है, सबका साथ सबका विकास, जम्मू कश्मीर को दूसरी नज़र से क्यों देखा जाता है? ये हमेशा से शिकायत नहीं, बुखारी साहब ने जो बात कही वो सबसे अच्छी बात उनकी मुझे जो लगी वो जेन्युइन बात थी कि जो वहाँ बाढ़ आई, जिस प्रकार से वहाँ प्राकृतिक आपदा ने अपना खेल वहाँ खेला और लोग प्रभावित हुए। अगर वास्तव में नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए, बात करके आए, आश्वासन दे कर आए, अगर वो जमीन पे नहीं उतरा है तो निश्चित तौर पर उनका ये नारा इस मुद्दे पर मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा कि सबका साथ सबका विकास। केवल जाने से बात नहीं बनेगी, केवल आश्वासन देने से बात नहीं बनेगी। जम्मू कश्मीर की जनता जो मेरे ख्याल जो परिवर्तन करने जा रही है वो इसी पे जा रही है। आश्वासन उसे फारूक परवार ने बहुत दिए, अब्दुल्ला परवार ने आजादी के बाद से उसे आश्वासन और भरोसा दिया, लेकिन उन्हें मिला नहीं कुछ। और इसीलिए पहली बार वहां पर परिवर्तन की इतनी बड़ी हम लहर वहां देख रहे हैं कि चाहे पीडीपी आगे हो या बीजेपी कुछ उसके पीछे चले, जैसा संकेत दिखा रहे हैं सर्वेक्षण में। तो कुल मिलाकर जो बुखारी साहब ने बात यहाँ पर कही ठीक कही। धारा 370 की बात उन्होंने कही, जम्मू कश्मीर के लोगों के अपने उस पर रिजर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय परिदृश्य में पार्टियों का अपना भी एक नजरिया होता है और हर मुद्दे में जरूरी नहीं है कि उसे हार जीत के साथ देखा जाए। तो बुखारी साहब ने जो बात कही है मुझे लगता है वो जम्मू कश्मीर के हिसाब से बिल्कुल ठीक कही है। वहां के अवाम जो है सभी लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर दोनों का विकास हो और कश्मीरी पंडित और वहां के दूसरे जो लोग हैं उनका मिलकर विकास की बात की जाए। जी चंद्रशेखर जी, जो बात तभी बुखारी साहब ने कही उससे पहले जो तजम्मुल कह रहे थे हमारे संवाददाता, मुझे लगता है कि साहब बीजेपी भले ही चुनाव जीत ले, मतलब ठीक है सत्ता में ना पहुंचे लेकिन चुनाव अच्छी सीटों पे जीत ले, लेकिन दिल अभी नहीं जीत पा रही है जम्मू कश्मीर में खासकर। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से वहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाई थी कई कारणों से, लेकिन आज जो भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से आए हैं और जो इन्होंने बातें कही ना कि केवल बोला गया है, हम लोग ने विकास करके नहीं दिखाया है, ये बिल्कुल गलत है। आप गुजरात को देख लीजिए, क्या 3 बार, क्या आपको लगता है कम्युनल के नाम पर हो सकता है? नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ हम 3 बार जीते हैं, हम मध्य प्रदेश जीते हैं, हम राजस्थान जीत के आए हैं, हम महाराष्ट्र जीत के आए हैं। तो क्या ये सब बातें आपको लगता है कि केवल खोखली बातें हो सकती हैं? मैं कश्मीर की जनता के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं अंसारी साहब, पूरी बात मैं कर लूं तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बार बार कि पिछले 30 वर्षों से जो वहां पर आतंकवाद चरम सीमा पे था, उससे वहां का युवा ऊब चुका है, लोग निकलना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कार्यशैली रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो लगता है उनको कि देश की मुख्य धारा में वो लोग यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से जा सकते हैं। जहां तक सवाल पीडीपी का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है या कांग्रेस का है, लंबे समय से उन्होंने शासन किया है, हर बार चले जाते हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं उनके मन में यह दर्द है कि नहीं, हमको राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर चलना है तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमको लेकर के चल सकती है। मैं मानता हूं कि कुछ जगह पर कट्टरवाद या अलगाववाद बहुत मजबूती से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को निकालना बहुत मुश्किल काम है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी वहां बढ़त बढ़ाएगी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। पीयूष जी क्या कहेंगे इस दावे पर? मैं सिर्फ मुस्कुराऊंगा। आप हंसिए साहब, आपका मन है, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है? क्योंकि हो सकता है आगे हो जाए, लेकिन अभी इस वाले चुनाव में जो कल रिजल्ट आ रहा है उसमें तो ये नहीं नजर आ रहा है कहीं से, और ना आएगा। क्योंकि देखिए ठीक है, बाकी देश में नरेंद्र मोदी जी की जो स्लोगन्स हैं, जो उनके नारे हैं, उसमें लोग आ जाएं, लेकिन कश्मीर का एक दूसरी स्थिति है। कश्मीर का अवाम लगातार दूसरे मुद्दों को लेकर परेशान रहा है। एक अलगाववाद की फीलिंग उसके अंदर रही है कि देखिए पूरा देश हमें अपने से अलग मानता है, और वहां भी ये एक भावना थी जो करती थी कि आप वो बाकी लोगों को वो हिंदुस्तानी करके ट्रीट करते थे। ये एक उनके अंदर भर दिया गया था, ये एक इल ट्रीटमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं। लेकिन पिछले 5, 6, 7 साल में जो है इसमें बदलाव आया है। आप देखिए जो आंतरिक आतंकवाद था उसमें बहुत कमी आई है। वहां के युवा वर्ग देखिए, अब वहां का एक खिलाड़ी आज भारत की क्रिकेट टीम में शामिल हो गया है। वहां की लड़कियां राजस्थान के कोटा में आके वहां पढ़ाई कोचिंग कर रही हैं और वो सब निकल रहे। तो ये पिछले 5, 6, 7 साल से जहां से जो आंतरिक जो आतंकवाद था उसमें कमी आई, वहां की सरकारों ने उस पर काबू पाया, वहां की सेना ने काबू पाया, और धीरे धीरे जो है
अभी जो है जो कश्मीर से जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है वो ये आतंकवाद वहाँ प्रभावित ज़्यादा कर रहा है, और तो उसका असर ये होगा कि वहाँ पे एक देखिए टूरिस्ट भी बढ़े वहाँ पे, तो हालात वहाँ बेहतर हो रहे थे, तो वो मेन स्ट्रीम में आने के लिए कदम बढ़ा रहे थे कश्मीरी लोग, और उसको नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से और आगे ले जाने की कोशिश करी है। लेकिन इतनी जल्दी अभी वहाँ का मानस नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग है, जैसे 370 का उनके मैनिफेस्टो में 370 है, और ये देर सवेर वो उठना, अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव था इसलिए उसे पीछे कर दिया गया है, नहीं तो वहाँ से जो सांसद है और अभी मंत्री है उन्होंने तुरंत ही चुनाव के बाद ही इस मुद्दे को वहीं कश्मीर में ही ये बात कही थी कि 370 तो हटाया ही जाएगा इस बात को लेकर। तो अभी हटा दिया क्योंकि कश्मीर के चुनाव में उनको सीटें हासिल करनी थी, तो लेकिन वो रहेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए अभी कश्मीर और सिमट जाएगा थोड़ा सा, अगर भाजपा अपने को थोड़ा सा नहीं बदलती है या वो उसको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश नहीं करती है। तो हो सकता है कि अगले बार जो है चुनाव के अब कल के बाद हम देखेंगे क्या स्थिति बनती है, क्या भाजपा और पीडीपी मिलकर सरकार बनाती हैं, तब एक दूसरी स्थिति बनेगी, तब भाजपा कोशिश करेगी कि हाँ इस बार तो हम इनके साथ रहें, लेकिन अगली बार जैसे उन्होंने हरियाणा में किया, अगली बार जो है हम अकेले बूते पे चुनाव लड़ेंगे और जीत के आएंगे। उसके लिए वो काम करें, उनको एक मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा वहाँ पे जो है मुफ्ती साहब के रूप में कश्मीर में, वहाँ का आवाम का जो पहचाना हुआ चेहरा है। तो हो सकता है ये कल के बाद हम इस बात में कुछ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी की स्थिति जो है वो कश्मीर इतनी जल्दी जो है वो आपके जो है नारों में या आपके जो इतने स्लोगन से उसके बहकावे में आने वाला नहीं है। वहाँ के लोगों ने बहुत झेला है वहाँ के लोगों ने, और लगातार झेल रहे हैं लगातार। और इस झेलने के पीछे सबसे बड़ी जो जिम्मेदार है पार्टी वो है कांग्रेस। जी हाँ, कांग्रेस से लगातार, कांग्रेस पर यह आरोप लगातार रहा है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बहुत दिन तक तो ढंग से लोकतंत्र बहाल ही नहीं होने दिया, सरकार बनाई अपनी मर्जी से, सरकार गिरा दी, फिर बनाई फिर गिरा दी। बिल्कुल। तो कश्मीर की नब्ज को उस तरह से कांग्रेस समझ नहीं पाई। क्यों राजेश जी, ये कश्मीर के साथ जो खेल चलता रहा, कई लोगों ने पहले भी कहा और सबने देखा, पूरी दुनिया ने, देश ने देखा, दुनिया ने देखा है, तो क्या लगता नहीं कि आपको कि इसी वजह से आज कश्मीर में ये हालत हो गई साहब, आपकी पार्टी 2-4 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है? नहीं, ज़्यादा सीटें आएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब किसी चीज़ में सत्ता में काफ़ी दिन समय हो जाता है और दूसरा आदमी इस तरह के विकास की या कोई झूठ बोल के या कोई किसी तरह का वो, जब इन्होंने क्या है सेना के गए, अब सेना में क्या है, मैं जन्मदिन अपना सेना मनाऊँगा जम्मू कश्मीर में क्यों कि वहाँ चुनाव थी। अब मैं दिवाली वहाँ मनाई, अब अगली दिवाली अगला जन्मदिन वहाँ मनाए, उसके बाद ही तो 1 साल बाद लोगों को समझ में आएगी कि इस प्रधानमंत्री में करने में और कहने में, और चुनाव का समय था, अब दूसरा समय है, फ़र्क जब नज़र आएगा। तो ऐसे ही इन्होंने जो वहाँ सवाल ये कि इतनी पुरानी पार्टी आपकी भी रही, आप जनता का दिल वहाँ क्यों नहीं जीत पाए पूरी तरह से? हमारी वहाँ सरकार रही, जनता ने पूरा वो दिया है। और तब रही सरकार जब चुनाव ऐसे बस हुआ करते थे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ करते थे चुनाव, वहाँ भी जीत के आए थे, ऐसे थोड़ी गए, ऐसे ही हवा में मतलब हुआ करती थी, चुनाव जीत के आए थे और सारा वो सिस्टम कांग्रेस ने वहाँ सारा। कांग्रेस को कभी जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनाया नहीं पूरी तरह से? ना, सरकार रही हमारी, कई बार रही आपकी, लेकिन वो भी एक दौर था जब 1975 में या 74 में जब एकॉर्ड हुआ था शेख अब्दुल्ला के साथ, उन्हें जेल से छुड़ा के सीधे मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था शेख अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस वहाँ पनप नहीं पाई ना। कुछ ये समय उलटफेर का चलता रहता है। ऐसे तो जब इंदिरा गांधी थी तो इस बार सत्ता की दौर से तो कांग्रेस बाहर है जम्मू कश्मीर में। ये बताइए कि अब सरकार जो है, अगर पीडीपी और बीजेपी मिलकर बनाएगी या बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बनाएगी सरकार? अब तो ये बताएंगे जी। चंद्रशेखर जी बताइए। मेरी तो पीयूष पंत जी बात मान नहीं रहे और मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात कहने पर, बल्कि मैंने ये कहा पीयूष जी आप हंस लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं फिर बात आपसे कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोगों ने जितनी बार बात करी सिर्फ झारखंड की तरफ हम गए नहीं। जब चुनाव पे चर्चा हो रही है और दोनों पे बात हो रही है तो आप कहते हैं कि इनका असर वहाँ पड़ रहा हो और यहाँ नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं हो सकता। आप झारखंड के अंदर स्पष्ट बहुमत आपको दिखाई दे रहा है और कश्मीर में आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वहाँ पीडीपी आपको दिखाई दे रही। पर मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी जानकारी जो वोटर और ये जो बाकी लोग हैं जो आ रहे हैं रुझान, उसमें हम कहीं थोड़ा सा पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको पीछे नहीं, आप वहाँ पर 33 से 38 उनको दिखा रहे हैं, हमको 27 से लेकर के 35 तक हमको दिखाई दे रहे हैं, तो 2-1-4 सीटों का अंतर दिखाई दे सकता है, मैं एक मान रहा हूँ। आप इसकी बात कर रहे हैं तो, बट मेरा ये मन, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी सूचना है
उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि हम वहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात किसकी मदद की, कि क्या एनसी के संग हमको नेशनल कॉन्फ्रेंस का संग बनाना है या पीडीपी का बनाना, तो अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है हमारे पास कि साहब हम कम में आने जा रहे हैं। कल अगर कोई ऐसी घटना होती तो निश्चित रूप से पार्टी तय करेगी उसमें क्या होने जा रहा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो गठबंधन आपका केंद्र में रह चुका है एक बार जी। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी उन्होंने एक बयान भी दिया है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी को अगर भारत रत्न यूपीए सरकार देती तो एक अच्छी बात होती है, और यूपीए सरकार को मौका चूक गई तो लगता है कि वो एक तार क्यों मनोज। लेकिन मुफ्ती साहब भी तो तारीफ कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, अभी परसों ही उनका स्टेटमेंट उठाया है। नहीं बिल्कुल, देखिए लंबे समय बाद बीजेपी वहां पर एक निर्णायक भूमिका में आ रही है, भले वो नंबर 2 पे रहे। एक जो संकेत लग रहा है, अगर बनेगी सरकार चाहे बीजेपी की ना बने, लेकिन बीजेपी के बिना भी सरकार नहीं बनेगी, जो स्थिति सर्वेक्षण से लग रही है। लेकिन मुझे यूसुफ भाई जो सबसे सकून की बात लगती है कि इस चुनाव में जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और उसमें बैलेट जीता है, बुलेट हारी है। आतंकवाद हारेगा और वहां का जनमानस जीतेगा, भले सरकार वहां चाहे किसी की बने, लोकतंत्र जीतेगा वहां पर। ये सबसे बड़ा संकेत इस चुनाव का है। 2002 के बाद तो लगातार वहां जिस तरह लगातार, और इसमें 2008 में करीब 67% हुर्रियत कॉन्फ्रेंस झारखंड में ज्यादा जंप हुआ है। जिस प्रकार इस चुनाव में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किनारे लगाया वहां की आवाम ने, ये अपने में बड़ा सुखद संकेत है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से चुनाव लड़ती नहीं है, लड़ते नहीं है, बार बहिष्कार करने की बात करते हैं, बहिष्कार करने की बात करते हैं। इस बार उनकी कोई सुन नहीं रहा है और कोई पार्टी जीते, मैं कह रहा हूं भारत का लोकतंत्र वहां जीतेगा, देश का लोकतंत्र वहां जीतेगा। चलिए, लोकतंत्र जीतेगा, सरकार किसी की बने, लोकतंत्र जीतेगा, ये बात तो बिल्कुल सही कही है मनोज जी। तो बहरहाल मेरे ख्याल में चर्चा को यही हम समाप्त करने का वक्त आ गया है और बहुत अच्छी स्वस्थ चर्चा हम लोगों ने इस पर की। तो आज की न्यूज़ लाइन में इतना ही, और कल फिर मुलाकात होगी और पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी सुबह से ही चुनाव के नतीजों पर, जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे हों या झारखंड के चुनाव नतीजे हों, और दिन भर हम उसके हार जीत के पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, वहाँ के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। तो कल दिन भर आप हमारे साथ बने रहिएगा और फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।